तुम तो सुंदर होने के साथ साथ बहुत छोटी भी हो। विशाल राठौर ने डरी सहमी सुमित्रा की कमर को दबोचते हुए कहा। नैना के लबों से बेख्तियार सिसकी निकली। विशाल राठौर की बहन सुमित्रा के भाई से प्रेम करती थी। इसके इनकार पर अनन्या ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। लड़के को बाध्या करने के लिए विशाल ने इसकी बहन को उठवा लिया और देखे बगैर इससे विवाह कर लिया। अपनी बहन की वजह से समीर बाध्या हो गया था। दूसरी तरफ सुमित्रा इस 6 फुट और चौड़े सीने वाले जिम्मेदार के सामने किसी सूखे पत्ते की तरह लरस रही थी। जैसे ही विशाल ने इसे अपनी गोद में बिठाया, पूरा कमरा इसकी चीखों और सिसकियों से गूंजने लगा। सुमित्रा बेड के बीचों बीच बैठी अपने हाथों की रेखाओं को घूर रही थी, जहाँ लाल मेहंदी का रंग इसके जीवन में आने वाले परिवर्तन की साक्षी दे रहा था। इसने विवाह के बारे दुपट्टे को इस तरह अपने चेहरे पर गिराया हुआ था जैसे वो खुद को दुनिया की नज़र से छुपा लेना चाहती हो। वो जिम्मेदार तो मुझे पक्का कच्चा चबा जाएगा। इसके बारे में तो सब गांव वाले कहते हैं कि वो पत्थर का बना हुआ है। या मेरे भगवान, मेरा क्या होगा। वो दिल ही दिल में अपने आप से वारिता लाप रही थी। इसका भय के मारे बहुत बुरा हाल था। विवाह जिन परिस्थितियों में हुआ था वो इससे भी भली भांति वाकिफ थे। कमरे में फैली शांति इसके लिए किसी दंड से कम नहीं थी और इसका हृदय इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि इसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। इसे रह रहकर अपने भाई समीर का विचार आ रहा था। इसकी प्रसन्नता के खातिर वो आज इस हवेली में एक बंदी की तरह बैठी थी। अचानक दरवाजे के खुलने की ध्वनि आई और इसके साथ ही कमरे में एक बाहरी कदमों की चाप गूंजी। सुमित्रा ने सहम कर अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली। इसे अनुमान था कि विशाल राठौर कमरे में प्रवेश हो चुका है। विशाल अपनी विशेष रूपदार चाल चलता हुआ इसके सामने आकर रुक गया। सुमित्रा ने साहस करके नजरें उठाईं तो सामने खड़े विशाल को देखकर इसकी सांसें जैसे हृदय में ही अटक गई हों। वो सफ़ेद रंग के कल्फ लगे सूट में बला का सुंदर वजीहा नजर आ रहा था। इसकी गहरी आंखों में एक ऐसी आकर्षण थी जिसने सुमित्रा को पल भर में मोहित कर दिया था। वो चाहकर भी अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटा नहीं पा रही थी, मगर फिर फौरन ही इसे अपनी दिशा का विचार आया और इसने लज्जा से आंखें झुका ली। विशाल के लबों पर एक वजह मुस्कान रेंग गई। वह इस सुंदर कन्या को देखकर ठठक कर रुका था। इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया था और फिर वो इसके घबराए हुए रूप को देखकर मन ही मन प्रसन्न होने लगा। तुम बहुत सुंदर हो, ये कहकर वो आत्मविश्वास से सोफे पर जाकर बैठ गया था और इसकी बेचैनी से लुत्फ अंदोज होने लगा था। सुमित्रा का शर्माना, घबराना और खुद में सिमटना इसे अजीब सा शांति दे रहा था। क्या तुमने सोचा था कि तुम कभी एक जिम्मेदार की पत्नी बनोगी? वह अचानक ही बाहरी लहजे में बोला। सुमित्रा ने तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिला दी थी। खैर, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसी 16 साल की छोटी सी कन्या से विवाह करना पड़ेगा। सुमित्रा ने यह सुना तो इसे आंखें दिखाते हुए बोली, मैं 16 साल की नहीं हूँ, बल्कि पूरे 20 साल की हो चुकी हूँ। विशाल पहले से भी ज़्यादा दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया। यह तो अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें हम दोनों के संबंध के बारे में पता होगा और तुम्हें इस चीज़ का भी अनुमान होगा कि तुम्हारी कौन सी कर्तव्य हैं और मेरे क्या अधिकार हैं जो तुमने पूरे करने हैं। सुमित्रा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। जी मैं सब जानती हूँ। गुड, तो फिर हम अर्नब लेते हैं, क्योंकि मैं ये सुंदर लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। वह इसके सुंदर वजूद को अपनी नज़रों में समाते हुए बोला। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए तो? सुमित्रा ने साहस करते हुए बात की। तो मैं तुम्हें ज़रा भी समय नहीं दूंगा। विशाल ने इसकी बात दरमियान में ही काट दी थी, क्योंकि इस कन्या में एक ऐसा रूप था जिसकी वजह से वो बार बार इसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। इसने हाथ के संकेत से समर्था को अपने करीब आने को कहा, मगर समर्था जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। इसकी चिंता अब इस हद तक बढ़ रही थी। सुमित्रा अपनी जगह से न हिले। इसका रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया।
इसे लगा जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो। वो घबरा कर बेड से पीछे हटने लगा तो विशाल का लहजा ज़रा कठोर हुआ। क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार ने ये नहीं सिखाया कि अपने पति की बात मानते हैं? यह जुमला सुमित्रा के लिए तंज के बराबर था। वो कांपते हुए उठी और निहायत कंफ्यूज अंदाज में इसकी गोद में जा बैठी। इसके बैठते ही विशाल ने इसकी टांगें अपने दोनों तरफ फैला दी। वह इसकी कमर पर अपने मजबूत हाथ रखकर इसे एक झटके से अपने सीने के समीप कर लिया। अब इन दोनों के दरमियान दूरी खत्म हो चुकी थी। सुमित्रा की गर्म सांसें विशाल के चेहरे पर टकरा रही थी। विशाल ने इसके चेहरे का बगौर निरीक्षण किया और सरसराते हुए लहजे में बोला, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस कदर सुंदर और कम उम्र होगी। ये कहते हुए इसने अपने हाथ का अंगूठा सुमित्रा के लरसते हुए होंठों पर फेरा। सुमित्रा को अपनी कमर पर विशाल के हाथों की हलचल महसूस हो रही थी, जिसने इसे बेइंतहा बेचैन और मुस्तरिब कर दिया था। इसकी आंखों में आश्चर्य तैरने लगे और वो इस कुर्बत को सहन नहीं कर पा रही थी। विशाल इसकी दिशा देखकर मुस्कुराया और बोला, ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये सौदा मेरे लिए गलत सिद्ध हुआ है। मैंने अगर अपनी बहन तुम्हारे निर्धन भाई के हवाले की है तो बदले में मुझे भी ये सुंदर गुड़िया मिली है। सुमित्रा का हरते ये सुनकर टूट सा गया। इसे अपनी स्थिति एक सौदे जैसी लगी। विशाल ने बात जारी रखी, ये बात अलग है कि कब मेरा इस गुड़िया से मन भर जाए। सुमित्रा ने जब ये सुना तो वो बुरी तरह टूट गई। इसकी आंखों से आश्चर्य बह गए। इसे ये सोचकर घुटन हो रही थी कि इसका भविष्य कितना अनिश्चित है। विशाल ने इसकी चिंता भांप ली और एकदम अपने लहजे को कोमल करते हुए बोला, चिंता मत करो, भय की ज़रूरत नहीं है। मैं बस मजाक कर रहा था। अगरचा इसने इसे हास्य करार दिया था, मगर वो वाकया सुमित्रा के दिमाग पर नक्श हो गया था कि इसका मन भर भी तो सकता है। विशाल ने इसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया और फिर बहुत आहिस्ता से इसके मज़ीद समीप में हुआ। इसने सुमित्रा के चेहरे को थामा और अपने लब इसके करीब ले गया। कमरे के तेज़ प्रकाश में विशाल का चेहरा सुमित्रा के बिल्कुल सामने था। इसकी आंखों में अब वो कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तपिश थी। सुमित्रा ने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, मगर विशाल की गिरफ्त इसकी कमर पर मज़ीद मजबूत हो गई। इसने सुमित्रा के माथे पर चूमा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकते हुए इसके लबों को अपने अधिकार में ले लिया। वो क्षण सुमित्रा के लिए बहुत भारी था। इसे अनुभव हो रहा था जैसे समय थम गया हो। विशाल की समीपता में एक ऐसी तपिश थी जो सुमित्रा के पूरे वजूद को पिघला रही थी। वो चाहकर भी इसके असर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसके लम्स में बला की शिद्दत और अपनायत थी। विशाल के लम्स की तमिश सुमित्रा के रगों पे में उतर रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक अनजाना भय इसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जैसे ही विशाल ने इसे मज़ीद शिद्दत से अपने समीप किया, सुमित्रा का जिस्म एकदम पत्थर की तरह करने लगा। इसके आसाब तन गए थे और वो किसी लकड़ी के तख्ते की तरह विशाल के गिरफ्त में साकित हो गई थी। विशाल जो इस वक्त किसी और ही संसार में था, इसने फौरन सुमित्रा के जिस्म की कठोरता को अनुभव कर लिया। इसे अनुमान हो गया था कि ये कन्या इस समता और इस शिद्दत के लिए अभी ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार नहीं है और हद से ज़्यादा सहमी हुई है। विशाल ने बहुत कोमलता से इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थामा। इसकी आंखें समर्था की बंद आंखों पर जमी हुई थी, जहाँ पलकों की झालर अब भी आंसुओं से भीगी हुई थी। विशाल जरा सा झुका और इसके कान के समीप अपने लब ले गया। इसकी भारी और गर्म सरगोशी सुमित्रा के कानों में मिठास घोलने लगी थी। रिलैक्स सुमित्रा, इतना मत डरो, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई शत्रु नहीं। अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, खुद को मुझ पर समर्पित कर दो। इसके लहजे में ऐसी अपनायत और प्रेम था कि सुमित्रा के तने हुए असाब आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ने लगे। विशाल ने इसके कान की लो को छुआ और फिर दोबारा सरगोशी की। बस शांति से मेरी समता को अनुभव करो, मैं तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। सुमित्रा ने एक लंबी सांस अंदर खींची।
विशाल की बातों ने इसके हृदय के भय को थोड़ा सा कम किया था, लेकिन वो इसके लिए मुकम्मल अजनबी था, जिसकी वजह से वो घबरा रही थी। लेकिन विशाल को देखकर यूं लग रहा था जैसे इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। और विशाल को वाकई में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये वो कन्या थी जिसे इसने एक बार शॉपिंग मॉल में देखा था। वो बेहद पसंद आई थी। इसने इसे बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। आज इसे अपनी पत्नी के रूम में देखकर विशाल को विश्वास हो गया था कि संसार बहुत छोटा है। जब इसने अनुभव किया कि सुमित्रा अब ढीली बढ़ गई है, तो इसने अपने ध्यान दोबारा इसकी तरफ किए। विशाल ने बहुत प्रेम से इसकी गर्दन के नाजुक हिस्से पर अपने लब रख दिए। सुमित्रा के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। विशाल का हाथ जो इसकी कमर पर जमा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा था। वो बहुत कोमलता से इसकी कमर के उतार चढ़ाव पर अपने हाथों से नक्श बना रहा था। सुमित्रा को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वो किसी गहरे समंदर में उतरी जा रही है, जहाँ हर तरफ सिर्फ विशाल का एहसास मौजूद था। विशाल अब इसके धड़कनों की तरफ माइल हो रहा था। सुमित्रा के हृदय की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसके सीने का भार साफ अनुभव हो रहा था। विशाल ने एक हाथ से इसकी कमर को सहारा दिया और दूसरे हाथ से इसकी धड़कनों को चूमने और महसूस करने लगा। सुमित्रा के लबों से बेख्तियार एक बेचैन सी सिसकी निकली। इसने घबराकर विशाल के मजबूत कंधे पर अपना सर टिका दिया। इसने विशाल के बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया। विशाल ने जब इसके लबों से निकलने वाली इस सिसकी को सुना तो इसकी आंखों में तपिश मजीद गहरी हो गई। विशाल प्लीज। सुमित्रा के गले से एक मध्यम आवाज़ निकली। वो घबराहट में कुछ कहना चाहती थी। शायद वो इस शिद्दत से डर रही थी, या शायद वो पहली बार इस तरह के भावनाओं का सामना कर रही थी। विशाल ने बहुत प्रेम से इसकी पेशानी को चूमा और धीमे लहजे में जवाब दिया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम मेरी ही तो हो। बस मुझ पर विश्वास रखो, ये क्षण सिर्फ हमारे हैं। इसके उत्तर ने समर्था की घबराहट को कम तो किया, मगर इसकी बेचैनी में इजाफा कर दिया था, क्योंकि विशाल का लमसम मज़ीद गहरा होता जा रहा था। विशाल अब मज़ीद नीचे की तरफ झुका। सुमित्रा की सांस ऐसे रुक सी गई थी जब इसने अनुभव किया कि विशाल इसके धड़कनों को अपने लबों से छूना चाहता है। इसने लहंगे की चोली के ऊपर से ही सुमित्रा के सीने पर झुककर इसकी धड़कनों को चूमना शुरू कर दिया। सुमित्रा के लिए एक ऐसा अनुभव था जिसका इसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। इसने बेख्तियार विशाल के सर के बालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी उंगलियां इनमें पेवस्त कर दी। इसकी गिरफ्त में बेचैनी और उधेड़पन साफ झलक रहा था। विशाल का हर लम्स सुमित्रा के लिए नया था। वो कभी इसके कंधे को चूमता तो कभी इसकी गर्दन के पीछे अपनी जुबान फेरता। सुमित्रा का वजूद इस समप्ता की हिद्दत से तप रहा था। वो बार बार बेत होकर अपनी आंखें खोलती, फिर विशाल की नज़रों की तपिश देखकर दोबारा बंद कर लेती। विशाल ने अनुभव किया कि सुमित्रा अब इसके मुंह में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी है। इसने सुमित्रा के बालों को पीछे की तरफ हटाया और एक बार फिर इसके चेहरे को देखा। इस वक्त लज्जा और भावनाओं की सुर्खी से तमतमा रहा था। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, विशाल ने एक बार फिर इसके लबों के करीब झुकते हुए कहा। सुमित्रा ने कोई अतर नहीं दिया, बस इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली। इसकी सांसें अब विशाल की सांसों के साथ मिल गई थी। इसके बाद विशाल ने सुमित्रा को अपनी गोद में उठाया और बहुत कोमलता से अपने बेड के बीचों बीच बिठा दिया। सुमित्रा की आंखें अब भी बंद थी। इसका पूरा वजूद लज्जा से गुलाबी हो रहा था। विशाल की नज़रें इसके मासूम चेहरे पर जमी हुई थी, जहाँ लज्जा और भय के मिले जुले तासुरात इसे मज़ीद आकर्षक बना रहे थे। विशाल ने अपने हाथों से सुमित्रा के लहंगे की चोली के लेस और बंधन को खोलना शुरू किया। सुमित्रा ने घबराकर अपने हाथ इसके हाथों पर रखे, जैसे इसे रोकना चाहती हो, मगर विशाल ने इसकी आंखों में देखकर सर नफ़ी में हिला दिया और बहुत तेज़ी से इसके तन से लिबाता पृथक कर दिया। लम्हों में सुमित्रा इसके सामने मुकम्मल बरहना हो चुकी थी।
वो अपने हाथों से खुद को ढांपने की कोशिश कर रही थी, मगर विशाल ने इसके हाथों को हटाया और इसे दोबारा अपनी गोद में खींच लिया। इसका बरहना बदन विशाल के कलप लगे सूट से टकरा रहा था, जो सुमित्रा के बदन में अग्नि लगा रहा था। विशाल ने अपने दोनों हाथ सुमित्रा के सीने पर रखे और इसकी तड़पती हुई धड़कनों को अपने गिरफ्त में ले लिया। इसका लम्स इतना गर्म और शदीद था कि सुमित्रा के लबों से एक चीख नुमा सिसकी निकली और इसने अपना सर पीछे की तरफ झुका दिया। विशाल ने इसके गर्दन के लरसते हुए हिस्से पर अपने लब रख दिए और इसे दीवाना वार चूमने लगा। सुमित्रा इसके लबों में अपनी उंगलियां पूरी तरह फंसा चुकी थी। इसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो शख्स जिसे वे कठोर जिम्मेदार समझती थी, इसके लम्स में इतनी तड़प और चाहत हो सकती है। फिर विशाल ने इसे अपनी गोद से हटाया और बेड पर उल्टा लटा दिया। सुमित्रा का कोमल बदन सफ़ेद चादर पर किसी बिखरे हुए फूल की तरह लग रहा था। विशाल ने इसकी कमर के ऊपरी हिस्से से चौमन का अर्नब किया। इसके लब सुमित्रा की रीढ़ की हड्डी पर हरकत कर रहे थे। वो हर एक आंच को अपने अधिकार में ले रहा था। सुमित्रा की दिशाब काबू से बाहर हो रही थी। वो तकिए में अपना चेहरा छुपाए बेशब्द सिसकियां भर रही थी। इसे लग रहा था जैसे विशाल इसके प्राण ले लेगा। इसने दोबारा सुमित्रा को अपनी तरफ पलटा और एक बार फिर इसके सीने के साथ खेलने लगा। विशाल का हर लम्स सुमित्रा को ये एहसास दिला रहा था कि वो इसे कितना ज़्यादा पसंद करता है। सुमित्रा का मस्तिष्क सुन्न हो रहा था। वो तो सोच कर आई थी कि जमींदार विशाल इसे अपने भाई का बदला लेने के लिए जलील करेगा, इसे बुरा भला कहेगा, मगर यहाँ तो सब कुछ उलट था। विशाल तो इसके वजूद की पूजा कर रहा था। विशाल ने इसे बेड से उठाया और दीवार के साथ जा लगाया। सुमित्रा की पीठ ठंडी दीवार से टकराई तो इसे एक झटका सा लगा, मगर अगले ही पल विशाल ने इसको नए एहसास से दो चार किया। विशाल ने इसके दोनों हाथ दीवार पर ऊपर की तरफ बंद कर दिए और शिद्दत से इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये लम्स पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और शदीद था। सुमित्रा की सांस अटकने लगी, मगर विशाल को जैसे होश ही नहीं था। वह इसके होंठों को छोड़कर अब इसके कांधों पर अपने दांतों और लबों से निशान बना रहा था। सुमित्रा की सिसकियां अब बुलंद होने लगी थीं। वो विशाल के इस जुनूनी प्रेम और समप्ता के बोझ तले पिघल रही थी। विशाल इसके कान के पास झुका और ठोस अंदाज में बोला, तुम बहुत मनमोहक हो। सुमित्रा मुकम्मल तौर पर हार चुकी थी। वह विशाल के इस मोहक और जुनूनी प्रेम की लहरों में बहती चली जा रही थी। विशाल ने शिद्दत से इसे खुद में भेजना चाहा और इसको अपने नाम करने लगा कि सुमित्रा को अचानक एक तकलीफदेह अनुभव ने होश की दुनिया में वापस खेल दिया। वो जो अब तक सपनों की वादी में थी, एकदम हड़बड़ा कर सीधी हुई और विशाल के मजबूत कांधों पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की प्रयास करने लगी। रुकें विशाल, प्लीज़ रुक जाएं। सुमित्रा की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और बेबसी थी। विशाल जो इस वक्त भावनाओं के तूफान में था, एक लम्हे के लिए ठटका और उलझन भरी नज़रों से इसे देखने लगा। सुमित्रा ने अपनी नज़रें झुका ली और दबी आवाज़ में बोली, मुझे मासिक धर्म है। ये सुनते ही विशाल के वजूद में दौड़ता खून जैसे जम सा गया हो। वो जो भी एक जुनून की स्पिरिट में था, एकदम साकित हो गया। इसने एक लंबा सांस लिया और पीछे हटकर बेड की पुश्त से टेक लगा ली। इसके चेहरे पर छाई सुर्खियां क्रोध में बदल रही थी। इसने बेचैनी से अपनी पेशानी को मसला और गुस्से भरे लहजे में बोला, तुम ये बात पहले नहीं बता सकती थी? क्या तुम्हें अनुमान नहीं था कि मैं किस कदर बेचैन हूँ? और आज ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम ऐसी दिशा में थी? सुमित्रा ने तेज़ी से चादर अपने गिरद लपेटी और आश्चर्य से इसे देखने लगी। मेरा इसमें क्या दोष है? मुझे क्या पता था कि आप मुझसे इस तरह ज़बरदस्ती विवाह कर लेंगे और यहाँ ले आएंगे। ये सब तो अचानक हुआ है। सुमित्रा की आवाज़ में शिकवा भी था और दुख भी। विशाल ने इसे घूर कर देखा, फिर इसके लहजे की मासूमियत ने इसे थोड़ा कोमल कर दिया। वो जानता था कि सुमित्रा सच कह रही है। इसने खुद को संभाला और सर्द लहजे में बोला,
ठीक है, मैं तुम्हें इस संबंध को समझने और स्वीकार करने के लिए समय देता हूँ, इस समय तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। लेकिन याद रखना, इसके बाद मुझसे किसी भी छूट की आशा न रखना। मैंने तुम्हें बहुत कठिनाइयों से ढूंढा है सुमित्रा, और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। सुमित्रा का हृदय धक से रह गया। क्या मतलब, आपने मुझे ढूंढा है? इसने प्रसन्न नजरों से इसे देखा, मगर विशाल ने लबों पर उंगली रखकर इसे शांत रहने का संकेत किया। बस जितना कहा है इतना काफ़ी है, अब सो जाओ। वो करवट बदल कर लेट गया, मगर सुमित्रा की नींदें उड़ चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जिम्मेदार के दिल में आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ नगर की बुलंदों बाला इमारतों के दरमियान एक प्रशांत फ्लैट में समीर और अनन्या अपने जीवन के नए यात्रा का अर्नब कर रहे थे। अनन्या जो एक जमींदार की बेटी थी और हमेशा शानदार रवायात में रही थी, इस छोटे से मगर सुंदर फ्लैट को देखकर एक अनजाने भय में मुब्तला थी। इसे लग रहा था समीर शायद इससे अपने तबके के फ़र्क का बदला लेगा या इसके साथ कठोरता करेगा, क्योंकि इसके भाई विशाल ने समीर के साथ ज़बरदस्ती की थी। समीर इसे अंदर ले आया और इसका बैग एक तरफ रख दिया। अनन्या खामोशी से सोफे पर बैठ गई और अपनी उंगलियां चटकने लगी। समीर ने जब इसकी ये स्थिति देखी तो वो मुस्कुरा दिया और इसके समीप आकर बैठ गया। इसने बहुत कोमलता से अनन्या का हाथ अपने हाथों में लिया। अनन्या, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूँगा? अनन्या ने धीरे से सर उठाया। मुझे लगा शायद आप मुझसे घृणा करते होंगे, या मैं एक जिम्मेदार की बहन हूँ और ये सब बाध्या हुआ है। समीर ने खुलकर कहा लगाया। काश तुम जान पाती कि मैं तुम्हें पाने के लिए कितनी प्रार्थनाएं मांगी हैं। तुम मेरे लिए वो वरदान हो जिसकी मैंने कभी आशा नहीं की थी। ये कहकर समीर ने इसके माथे पर बहुत प्रेम से चुम्बन दिया। अनन्या को ऐसा अनुभव हुआ जैसे इसके सारे भय एक क्षण में ख़त्म हो गए हों। समीर का रवैया इतना कोमल और प्रेम भरा था कि इसे विश्वास आ गया कि वो यहाँ एक बंदी नहीं बल्कि समीर के हृदय की रानी बनकर आई है। समीर ने इसका अधिकार पहचानते हुए इसे वो तमाम सम्मान और ध्यान दिया जिसकी वह अधिकारी थी। वो इसे अपने अधिकार में ले चुका था। वो रात बहुत ही रंगों से भरी हुई थी। अगली सुबह जब सूर्या की पहली किरण ने फ्लैट की खिड़की से अंदर झांका तो अनन्या की आंख एक शांति के एहसास के साथ खुली। ये इसके जीवन की वो पहली सुबह थी जहां बेदार होते इसे हवेली की घुटनज़दा परंपराओं का सामना नहीं था। इसने अपने पहलू में समीर को बड़े आत्मविश्वास से सोते देखा तो इसके लबों पर एक बेख्तियार मुस्कान फैल गई। कल तक जो बे इसके हृदय में घर किए हुए था वो समीर की रात भर की प्रेम और ध्यान ने मिटा दिया था। अनन्या बेड से उठी और बालकनी में आकर खड़ी हुई। नगर की ताज़ा हवा और परिंदों की चहचहाहट इसे खुशामदीद कह रही थी। इसे पहली बार अनुभव हुआ कि आज़ादी और प्रेम क्या होता है। समीर ने इसे वो मुकाम और सम्मान दिया था जिसका इसने सवापन देखा था। थोड़ी ही देर में समीर भी बेदार हो गया और इसे पीछे से आकर अपनी बाहों में समेट लिया। शुभ प्रभात पत्नी जी, कैसी लगी विवाह की पहली सुबह? समीर की शरारत भरी आवाज़ पर अनन्या का लहजा लज्जा से गुलाब की तरह खिल उठा और इसने अपना सर इसके मजबूत कंधे पर टिका दिया। ये इसकी नई जीवन का एक बेहद खुशगवार और सुंदर अर्नब था जहाँ अब हर दिन सिर्फ प्रेम के नाम होना था। हवेली की कैद से वो आज़ाद हो गई थी। दूसरी तरफ जब सुमित्रा की आँख खुली तो इसने देखा विशाल दर्पण के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था और यूं जाहिर कर रहा था जैसे इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं है। सुमित्रा ने जब इसकी पुश्त को देखा तो रात के दिशे किसी चलचित्र की तरह इसकी नज़रों के सामने घूमने लगे। इसने बेख्तियार अपने गालों को थपथपाया और अपने आप को संभालने के प्रयास की, लेकिन इससे नज़रें उठाना कठिन हो रहा था। विशाल जो कि दर्पण में इसके अक्स को देख रहा था, इसके अंदर चलने वाले परिस्थितियों से भले भांति वाकिफ था।
दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया, लेकिन मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक इसके लबों पर बरकरार नहीं रही थी। क्या हुआ है? किन विचारों में गुम हो? विशाल ने इससे हल्के फुल्के लहजे में वार्तालाप करने की प्रयास की ताकि वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, जबकि मोहतरमा बुरी तरह से भेद गई थी। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने बेख्तियार अपने बालों को बांधना शुरू कर दिया। इनको खुला ही रहने दो, तुम पर खुले बाल सुंदर लगते हैं। विशाल के कहने पर इसके हाथ एकदम से ही थम गए थे और इसकी आंखें हर्षों से भीग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये संबंध ज़्यादा समय तक कायम नहीं रहेगा। यहाँ पर आओ। विशाल ने इसे एक नया आदेश दिया तो वो इसे खाली खाली नज़रों से देखने लगी। क्या तुम्हें पश्तो भाषा समझ में आती है? इसने बेख्तियार खौफ से थूक निकला और बेड से उतरकर इसके बराबर में जाकर खड़ी हो गई थी। वो बामुश्किल इसके कांधों तक आती थी। विशाल ने इसे बाजुओं से थाम कर अपने सामने खड़ा किया और इसको अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। तुम हर वक्त क्या विचार करती रहती हो? अपने दिमाग पर कम जोर डाला करो, वरना जल्द ही बुढ़ी हो जाओगी और ये तुम्हारे सुंदर बाल भी झड़ने लगेंगे। वो इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला। सुमित्रा के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। इसने पूरी क़ुव्वत से विशाल के सीने पर हाथ रखकर इसे ज़ोर से पीछे की तरफ धकेला और अपने आप को कंपोज करते हुए बोली, आपने मुझसे वचन लिया था कि मुझे समय देंगे। ये सुनकर विशाल ने इसके बाजू पकड़कर दोबारा से इसे अपने जानिब खींचा और ऐसे दीवार के साथ पेन करते हुए बोला, पत्नी जी, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि मुझे खुद से दूर धकेलने की प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ इंतहाई जहर लगती है। इसके बालों की लट को अपनी उंगली के गिर्द लपेट रहा था। अचानक इसने लट को हल्का सा खींचा तो दर्द भरी सिसकी सुमित्रा के लबों से निकली और इसकी आंखों से अश्रु टूट कर इसके गालों पर आकर ठहर गया था। ये एक छोटी सी सज़ा थी। वो इसके कानों में झुकता हुआ सरगोशी करते हुए बोला, मुझे आशा है कि तुम दोबारा ऐसे भूल नहीं करोगी। वो एक बार फिर से इससे दूर होकर खड़ा हो गया था। विशाल के चेहरे पर बला की संजीदगी फैली हुई थी, जिसे देखकर सुमित्रा के हृदय में होल उठ रहे थे। इसे इतना तो अनुमान हो गया था कि वो उस धूप छाँव जैसे इंसान को नहीं समझ सकती है। तुम मेरी पत्नी हो, यानी अब इस गांव की ज़िम्मेदारनी हो। आज के बाद गांव की सारी औरतों के मामले तुम खुद ही देखोगी। ये सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझे तो किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगी? तो फिर ठीक है, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे कमरे तक महदूद रहना। दूसरी पत्नी को मैं हवेली के मामले सौंप दूंगा। विशाल ने नॉर्मल से अंदाज में इसे मशवरा दिया तो वो ज़ोरों शोर से नफ़े में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभालने की प्रयास करूँगी, लेकिन मैं आपसे वचन नहीं कर सकती हूँ। विशाल ने चाहते हुए भी मुस्करा दिया था। गुड, आशा है कि तुम अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से देखोगी। दूसरी बात, मर्दान खाने की तरफ भूल कर भी मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की तरफ गैर मर्द नज़र उठाकर देखें। तीसरी और अहम बात, किसी भी मेल कज़न के साथ फ्री होने की प्रयास मत करना। इस हवेली में सब इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी भी मेल कज़न के साथ हंस हंस कर बातें करो। चौथी बात, मैं जो भी तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें खामोशी से मानना होगा। मेरे साथ ज़िद मत करना और जब मैं गुस्से में हूँ तो इस समय मेरे साथ बहस करने की प्रयास मत करना, क्योंकि इस समय मैं अपने काबू में नहीं होता हूँ। मैं कुछ भी कर गुज़रता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जाने अनजाने में मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। वह इसके गालों को प्यार से छूते हुए बोला और इसके बाद लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो थके हुए अंदाज में बेड पर बैठ गई थी। इसे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा था कि इसका विवाह एक बहुत बड़े जिम्मेदार के साथ हो गया है। एक दूसरी चिंता भी इसके दिमाग में चल रही थी कि आखिर ये विवाह कितने समय तक चलेगा और कब जिम्मेदार का इससे मन भर जाएगा। वो अभी इन विचारों में ही मगन थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजमा सर झुकाकर अंदर दाखिल हुई।
ज़मींदारनी साहिबा, नीचे गाँव की कुछ औरतें आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अगर आप कहें तो मैं इनको बैठक में भेज दूँ या फिर इनको प्रतीक्षा करने के लिए कह दूँ। ये सुनकर सुमित्रा ने तेज़ी से नफ़े में गर्दन हिला दी। नहीं, इनको प्रतीक्षा करने के लिए मत बोलना, मैं नीचे आ रही हूँ। बल्कि ऐसा करो, तुम यहीं पर ही रुको, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। सुमित्रा का लहजा काफ़ी नरम था और वो इससे शाइस्तगी से बात कर रही थी। बानो ने हैरानगी से सर उठाकर इस छोटी सी कन्या को देखा, जो चेहरे से जिस कदर मासूम नज़र आती थी, हृदय की भी इतनी ही साफ थी। आज से पहले तक हवेली में ये सारे मामले बड़ी बेगम साहिबा देख रही थी। वो सख्त मिजाज थी। कभी कभार तो ऐसा होता था कि वो गांव की औरतों को पूरा पूरा दिन भी प्रतीक्षा करवाती थी और फिर जाकर 2-3 औरतों के मसले सुनकर भी इन्हें हफ्तों तक टाली रखती थी। वो बेगम साहिबा, अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया? अगर आप कहें तो मैं पहले आपका नाश्ता। बानो ने दोबारा इसे पेशकश करने की प्रयास की तो सुमित्रा ने साफ इनकार कर दिया था। वो भी खाली पेट ही यहाँ पर आई होंगी। मेरे नाश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके मसले हैं। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि हवेली में सब कुछ कैसे चलता है? अगर तुम मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा है। बानो का मुँह अब खैरत से खुला का खुला रह गया था। बीबी साहिबा, क्या आप मुझसे कह रही हैं? मैं तो एक मामूली सी मुलाज़मा हूँ। मुझसे तो कोई काम के अलावा बात करना भी पसंद नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि आपने मुझे इस कदर सामान बख्शा है। बानो वाकई में बेहोश होने के करीब थी, जबकि सुमित्रा इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। काफ़ी हद तक इसे भी अनुमान था कि गांव में ज़िम्मेदारी वाले मामले कैसे चलते हैं, मगर इसे ये नहीं पता था कि यहाँ ज़ात की बुनियाद पर लोगों के साथ बदतर व्यवहार भी किया जाता है। सुमित्रा ने अपने जीवन के 20 साल नगर में गुजारे थे और यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर्स भी किए थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही गांव में इसके दादा जान की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए इन्हें मजबूरन गांव लौट कर आना पड़ा था। इसका बड़ा भाई हमेशा से यहीं पर ही रहता था। अगर इसे पता होता कि गांव में आकर वो बुरी तरह से फंस जाएगी तो वो कभी भी यहाँ पर कदम भी न रखती। विशाल की बहन को इसके भाई के साथ प्रेम हो गया था और वो हर हाल में इसे विवाह करना चाहती थी। वो दोनों पहली बार नगर यूनिवर्सिटी में ही मिले थे। समीर बहुत ज़्यादा अकड़ू था, किसी को भी खातिर में नहीं लाता था और अनन्या इसकी इसी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो गई थी। लेकिन समीर अपनी और इसकी औकात से वाकिफ़ था और वो ये भी जानता था कि अगर इसने ऐसा कुछ भी सोचा तो सबसे पहले इसके परिवार वालों को नहानी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वो कन्या इसके गांव के ज़िम्मेदार की बहन भी थी। अब अनन्या ने इसे अप्रोच किया तो इसने ये बहाना बना दिया कि जब तक मेरी छोटी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं अपने विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर क्या था, विशाल को पता चला तो वो अगले ही दिन इसके घर पहुंच गया और सुमित्रा को देखे बगैर इससे विवाह कर लिया। जब इसे रुखसत करके हवेली में लेकर आया तो दादा जान बहुत ज़्यादा करूद में थे, लेकिन चूँकि वो गांव का जिम्मेदार था और सारे फैसले इसकी मर्ज़ी के मुताबिक होते थे, इसलिए किसी को भी इससे पर्शन करने की इजाज़त नहीं थी। वो जो जी में आए वो कर सकता था। अपनी बहन के मामले में भी सिर्फ और सिर्फ इसकी खुशी को देखा था। समीर से बेवाकिफ़ था। इसे पता था कि इसके अंदर एक काबिल व्यक्ति है, वह अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और अगर इसे समीर की मदद भी करनी पड़ी तो वो इसकी मदद कर देगा। जहाँ तक सुमित्रा से विवाह का प्रश्न था तो इसने इस कन्या को देखा भी नहीं हुआ था, मगर पहली ही रात जब इसकी नज़र सुमित्रा पर पड़ी तो वो अपने होशो हवास खो बैठा था। आज से पहले इसने इस कदर मासूम और पाकीज़ा रूप नहीं देखा था। सुमित्रा, जो कि बहुत जल्द वापस नगर जाने का इरादा रखती थी, अब इस कठिनाई में फंस चुकी थी। कल तक वो एक स्टूडेंट थी और आज गांव की ज़िम्मेदारनी बनी हुई थी और ज़िम्मेदार विशाल राठौर की पत्नी भी थी। बानो इसे अपने साथ लेकर बैठक की तरफ जा रही थी कि अचानक ही बड़ी बेगम साहिबा इन दोनों के रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। वो विशाल की ताई जान थी। विशाल के माँ बाप का इसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वो सिर्फ 2 बहन भाई ही थे। इनकी परवरिश इनकी ताई ने की थी।
जिनके अपने भी 3 बच्चे थे। वो अपनी बेटी का विवाह विशाल से करवाना चाहती थी, लेकिन सुमित्रा की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। और अब इसकी वजह से गांव के मामले भी इनके हाथों से निकल गए थे। वह सुमित्रा को सर से लेकर पांव तक अजीब सी नज़रों से देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने रूप से विशाल को अपने काबू में करने में कामयाब हो जाओगी? उन्होंने अजीब से अंदाज में कहा तो सुमित्रा चिंता से बानों को देखने लगी, जो वहाँ से फरार हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। और जहाँ तक विशाल का प्रश्न है तो वो तो मेरे पति है ना। इसने इंतहाई मासूमाना अंदाज में फौजिया बेगम से प्रश्न किया तो वो इसके चेहरे को घूर कर रह गई थी। चिंता मत करो लड़की, ज़्यादा समय तक वो तुम्हारा पति नहीं रहेगा। या तो तुम इस संसार से चली जाओगी या फिर वो तुम्हें अपने जीवन से निकाल देगा, क्योंकि इसके जीवन में रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को है। अब तुम इस हवेली में आ गई हो तो अपनी आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि यहाँ तुमने आने से पहले ही बहुत सारे शत्रु इकट्ठे कर लिए हैं। ये कहकर वो रुकी नहीं, बल्कि लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सुमित्रा का हृदय अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। इसने गांव की औरतों के मसले सुने थे। इस सब ने इसका आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया था और बैठ बैठ कर इसकी कमर में दर्द करने लगी थी। जब वो बाहर निकली तो विशाल लाउंज में ही सोफे के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। इसकी नज़र सुमित्रा से जाकर मिली तो वहाँ शोखें चमकने लगी थी, जबकि सुमित्रा बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पर आओ। वो कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि विशाल की आवाज़ सुनकर इसके कदम ना चाहते हुए भी विशाल की तरफ मुड़ गए थे। जब वो इसके करीब जाकर खड़ी हुई तो विशाल ने इसे अपने पहलू में बैठने का संकेत किया। इतनी चिंतित क्यों हो? विशाल ने इसके गालों पर हाथ रखा और इसका माथा अपने माथे के साथ जोड़ा। सुमित्रा एकदम ही बौखला गई थी और इससे दूर भागते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? इस समय हम लाउंज में मौजूद हैं, कोई भी आ जाएगा। विशाल को भी फौरन से अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो गला खंगारते हुए सीधा होकर बैठ गया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे सब पता है। वो एकदम ही अपनी टोन में वापस आते हुए बोला तो सुमित्रा इसको घूर कर रह गई, क्योंकि इतना तो इसे विश्वास हो गया था कि वो व्यक्ति कभी भी अपनी भूल नहीं मानता है। क्या तुमने गांव की औरतों के मसले सुने? अब वो इश्तियाक भरी नज़रों से इसके चेहरे को देखकर प्रश्न कर रहा था, जबकि सुमित्रा खामोशी से उंगलियां चटका रही थी। मैंने इनके मसले सुने हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। विशाल का माथा पहली बार ठनका। किस वजह से? वो आपकी ताई जान मुझे धमकियां दे रही थी। उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने इस हवेली में आने से पहले ही अपने शत्रु बना लिए हैं। अब मुझे अपनी आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे। मुझे भय। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, विशाल ऊंची ऊंची आवाज़ में अपनी ताई जान को बुलाने लगा था। सुमित्रा को शिद्दत से कुछ गलत होने का अनुभव हुआ। इसने विशाल को शांत करवाने के प्रयास की, लेकिन विशाल ने इसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया था। थोड़ी ही देर में फौजिया बेगम बागम बाग वहाँ पर आई। क्या आपने मेरी पत्नी को धमकियाँ दी हैं? ये सुनकर फौजिया बेगम फ़ौरन ही मुकर गई थी। अरे विशाल बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपनी बच्ची को क्यों धमकियाँ दूंगी? ज़रूर इसको कोई गलत फहमी हुई है। मुझसे झूठ मत बोले ताई जान, मैं आपसे बहुत अच्छे तरीक़े से वाकिफ़ हूँ। आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं, जिसकी वजह से मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो आएगा वो आप मेरी पत्नी को बोलेंगी। एक बात आप और सब हवेली वाले कान खोल कर सुन ले, ये अब मेरी पत्नी और इस गांव की जिम्मेदारनी है। आज के बाद कोई भी इससे बदतमीज़ी नहीं करेगा। अगर इसे ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ पहुंची तो मैं आप सब लोगों से हिसाब लूँगा। सुमित्रा इसकी पुश्त पर खड़ी छोटे बच्चों की तरह थर थर काँप रही थी। इसे शिद्दत से अपने भवदत्ता का एहसास हुआ था। सब हवेली वालों की नज़रें वो अपने वजूद के आर पार होती हुई अनुभव कर रही थी। विशाल ने इसके बाद इसे कमरे में जाने का संकेत किया तो वो भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई थी।
थोड़ी ही देर के बाद वो भी इसके पीछे चला आया। वहाँ पर तुम कुछ बोली क्यों नहीं? तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया था? मेरे सामने तो बड़ी जुबान चल रही थी तुम्हारी। वो अब इस पर क्रोध होता रहा था और सुमित्रा को समझ नहीं आ रही थी कि विशाल इतना ज़्यादा क्रोध कर क्यों रहा है। वैसे बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना आपने इसको बढ़ा दिया था। सुमित्रा के कहने पर विशाल ने यकदम ही इसका बाजू दबोचा। तुम एक जिम्मेदार की पत्नी हो। जब तक तुम मेरे निकाह में मौजूद हो, किसी को भी अधिकार नहीं पहुंचता कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे या तुम्हें डराने धमकाने की प्रयास करे, चाहे वो मेरे परिवार की ही कोई औरत क्यों ना हो। ये कहकर वो इसके बाजू को झटका देता हुआ सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गया था। वो अपनी पेशानी को बेचैनी से मसल रहा था। काफ़ी देर यूं ही शांति की नज़र हो गई थी। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर रहने के लिए जा सकती हूँ? ये सुनकर विशाल ने इसे खूनख्वार अंदाज में देखा। अभी तुम्हें यहाँ पर आए कितने समय हुआ है? इसके इस प्रश्न पे सुमित्रा मुकम्मल खामोश हो गई थी, क्योंकि अभी कल ही तो वो यहाँ पर आई थी। वो हमारे यहाँ रस्म की जाती है। विवाह के अगले ही दिन दुल्हन अपने माँ बाप के पास 2 दिन रहने के लिए जाती है। इसने हिचकिचाते हुए बताया। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और वहाँ पर 2 दिन गुजारूँगा। सुमित्रा ये सुनकर एकदम से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, आपका वहाँ पर गुजारा नहीं हो सकता। वहाँ पर तो एसी भी मौजूद नहीं है और आपको तो पता है गांव में लाइट भी बार बार जाती है। वहाँ पर यूपीएस और सोलर की सहूलत भी नहीं है। विशाल ने इसे आंखें छोटी छोटी करके घूरा। ऐसा है तो ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है और मुझे बहुत आनंद भी आएगा। तुम जल्दी से सामान पैक कर लो, हम थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर जाने के लिए निकलेंगे और वहाँ से तो मेरा डेरा भी करीब पड़ता है। सुमित्रा इसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुझे इस्तेहाना देखो, मेरे लिए ख़ुद पर कंट्रोल करना कठिन हो जाएगा। वो बाएं आंख विंक करते हुए बोला। सुमित्रा यकदम ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और फिर अपने आप को संभालती हुई अपना सामान उठाने लगी थी। विवाह के दूसरे ही दिन इसने हवेली में जाने अनजाने में फसाद बर्पा कर दिया था। इसके लिए भी इसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसकी अम्मा को पता चलता तो वो इसे अच्छी खासी बातें सुनाती। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे जब सुमित्रा ने धीमे लहजे में कहा, वैसे मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा विचार भी है। आप ऐसा कीजिएगा, रात को गाड़ी में ही सो जाइएगा। कम से कम यहाँ आपके पास एसी तो मौजूद होगा और इस तरह आपको मच्छर भी नहीं काटेंगे। ये सुनकर विशाल ने तेज़ी से दफ़े में गर्दन हिला दी थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे बचपन से ही एडवेंचर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आज तो ये एडवेंचर भी कर ही लेते हैं। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो लाइट अचानक ही चली गई थी। सुमित्रा का घर गांव में मौजूद था। इसकी दिशा थोड़ी सी ख़राब थी, जबकि इसका भाई विशाल की बहन अनन्या को लेकर नगर में मौजूद अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। सुमित्रा के पेरेंट्स भी दादा जान के पास गांव में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने इन दोनों को देखा तो इसकी अम्मी सोनिया बेगम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी और उन्होंने अपनी बेटी को झट से सीने से लगा लिया। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि जब सुबह वो इसको नाश्ता देने के लिए गई तो हवेली वालों ने इन्हें अंदर आने से मना कर दिया था। अभी तक इस बारे में सुमित्रा को पता नहीं था और ना ही विशाल को इल्म था। सोनिया बेगम ने भी इनको खुश देखकर ये बात बताने का इरादा मुलतवी कर दिया था। जब इनको पता चला कि वो दोनों यहाँ पर ही रुक रहे हैं तो वो भी चिंतित हो गई थी। अरे बेटा, आपका यहाँ पर कैसे गुजारा होगा? ये सुनकर विशाल ने इनकी बात काटी। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रह लूँगा। वो रात के मनाजर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि सब घर वाले सहन में चारपाइयाँ बिछा रहे थे और आसपास पंखे रख रहे थे, जबकि सुमित्रा इसके चेहरे की हालत देखकर दिल ही दिल में आनंद ले रही थी। आधी रात का समय था। अचानक ही बिजली चली गई थी और शहर में हद से ज़्यादा पौधे भी लगे हुए थे। मच्छरों ने अगले चंद ही लम्हों में विशाल पर हल्ला बोल दिया था। इसे लग रहा था जैसे सारे मच्छर सिर्फ और सिर्फ इसी के पास ही इकट्ठे हुए हैं। सुमित्रा ने इसे रात को सोने से पहले लोशन लगाने के लिए कहा था,
लेकिन इसने इनकार कर दिया था और अब वो बुरी तरह से पछता रहा था। चारपाई पर उठकर बैठ गया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भागकर अपनी हवेली वापस चला जाए। इसने अपना सारा जीवन ऐशो इज्जत में ही गुजारा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ अपनी पत्नी की वजह से इसे मच्छरों के हाथों खबारें उठानी पड़ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद इसने सुमित्रा का कांधा पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। चलो वापस चलते हैं, इसने मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कहा। पहले तो सुमित्रा नींद से उठाए जाने की वजह से काफ़ी देर तक समझ ही नहीं सकी, लेकिन जब सारी कहानी इसकी समझ में आई तो इसके लबों पर शरारती सी मुस्कान फैल गई थी। आप तो कह रहे थे कि आपको एडवेंचर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये सुनकर विशाल ने अपने कानों को हाथ लगाया था। मेरी तौबा, जो दोबारा कभी मैं इस तरह के एडवेंचर्स का नाम लूँ। अगले दिन विशाल ने ना सिर्फ इसके घर में सोलर्स का प्रबंध किया था, बल्कि इसके साथ साथ इसने घर की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया था। विशाल की दादी को जब इस बारे में पता चला तब वो गुस्से से वावेला मचाने लगी, मगर विशाल कहाँ इनकी बातों पर कान धरने वालों में से था। वो हमेशा वही करता था जो इसका दिल चाहता था। सुमित्रा भी ये देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही थी। जहाँ तक इसके भाई समीर का प्रश्न था तो इसके कम्पेटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया था और इसको असिस्टेंट कमिश्नर की सीट भी मिल गई थी। वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न था क्योंकि अब इसका लाइफस्टाइल चेंज होने वाला था। अनन्या के साथ इसकी जो नाराज़गी थी वो भी ख़त्म हो गई थी और अपने वालिदैन को भी इसने नगर में ही बुला लिया था। विशाल ने इसकी सहायता करने की प्रयास की थी, लेकिन समीर ने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि कैसे सब कुछ हैंडल करना है। विशाल अपने बहनोई के आत्म सम्मान की वजह से ही इम्प्रेस हुआ था और इसीलिए ही इसने इसके साथ अनन्या का संबंध किया था। कुछ ही दिनों बाद विशाल काम के सिलसिले में दूसरे नगर गया था। पीछे फौजिया बेगम ने सुमित्रा का जीना दोभर कर दिया था। कभी इसे हवेली के पुराने स्टोर रूम की सफाई पर लगा देती तो कभी कड़ी धूप में पौधों को पानी देने का आदेश देती। सुमित्रा विशाल से शिकायत लगाना चाहती थी, मगर वो ये सोच कर डरती थी कि हवेली में बदमज़गी पैदा होगी, इसलिए वो खामोशी से सब सह रही थी। इसीलिए इसने एक शब्द भी विशाल को फ़ोन पर नहीं बताया। फौजिया बेगम को सुमित्रा की ये खामोशी एक आंख ना भाई। ये कन्या तो जितनी मासूम है इतनी ही ढीठ निकली। उन्होंने दांत पीसते हुए अपनी बेटी से कहा। अब उन्होंने एक ऐसी चाल चलने का फैसला किया जो सुमित्रा के चरित्र को दागदार करते। उन्होंने हवेली के एक नए मुलाजिम गुलहान को धन का लालच देकर उकसाया कि वो रात के समय सुमित्रा के कमरे में जाए। रात का पिछला पहर था। विशाल की वापसी की खबर हवेली में पहुंच चुकी थी। सुमित्रा बेचैनी से अपने कमरे में विशाल का प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। सुमित्रा समझी विशाल है, मगर सामने एक अनजान मर्द को देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। इससे पहले कि वो चीखती, फौजिया बेगम भी वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने शोर करके बाकी लोगों को बुला लिया। ये क्या देख रही हूँ मैं? विशाल की गैर मौजूदगी में ये गुल खान तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? फौजिया बेगम ने आसमान सर पर उठा लिया। सुमित्रा साकित खड़ी थी, इसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। गुल खान ने पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सर झुकाकर कहा, बीबी साहिबा ने मुझे खुद बुलाया था, मैं तो बस आदेश की पालना कर रहा था। ठीक इसी लम्हे विशाल कमरे में प्रवेश हुआ। इसके चेहरे पर हद से ज़्यादा थकन थी, मगर कमरे का दृश्य देखकर इसकी आंखों में रक्त उतर आया। फौजिया बेगम ने फ़ौरन विशाल का हाथ पकड़ा। देखो विशाल, हमने पहले ही कहा था कि ये नगर की लड़कियां विश्वास के काबिल नहीं होती। इसने तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी। इसे अभी इसी समय हवेली से निकाल बाहर करो। हवेली के बाकी लोग भी फौजिया बेगम की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो विशाल की तरफ देख रही थी जो खामोशी से गुलहान को घूर रहा था। सुमित्रा को लगा कि आज विशाल का पारा चढ़ेगा और वो इसे पक्का कच्चा चबा जाएगा।
विशाल आहिस्ता आहिस्ता सुमित्रा के समीप आया। सुमित्रा ने भय के मारे आंखें बंद कर ली। इससे थप्पड़ का प्रतीक्षा था। अगले ही क्षण विशाल ने इसे अपने गले से लगा लिया। सुमित्रा साकित रह गई। इसके बाद विशाल बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जह हुआ। सब खामोश हो जाएं, सब खामोश हो जाएं। विशाल की गरजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। वह सुमित्रा के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया था। इसने हकारत भरी नज़र गुल खान पर डाली और फिर ताई जान की तरफ मुड़कर बोला, आपको लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि किसी राह चलते मुलाजिम की वजह से अपनी पति के चरथरा पर शक करूँगा? ताई जान, मैं विशाल राठौर हूँ। मैंने सुमित्रा को सिर्फ विवाह में नहीं लिया, इसे अपने हृदय में जगह दी है और इसकी पाक दामनी की साक्षी मैं देता हूँ। विशाल ने सुमित्रा का हाथ थाम कर सबके सामने बुलंद आवाज़ में कहा, सुन ले सब, सुमित्रा इस हवेली की इज्जत भी है और मेरी हमसफ़र भी। मैं इससे बेपनाह प्रेम करता हूँ और मेरा विश्वास इतना कमज़ोर नहीं कि किसी की घटिया साजिश से टूट जाए। गुल खान को भी इसी समय अस्तबल ले जाओ, मुझे इससे हिसाब किताब बराबर करने होंगे। और ताई जान, ये आपकी आखिरी भूल थी, अगली बार मैं रिश्तेदारी भूल रहूँगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फौजिया बेगम के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। विशाल ने सबको कमरे से बाहर निकलने का संकेत किया। जब कमरा खाली हुआ तो सुमित्रा फूट फूट कर विशाल के सीने से लगकर रोने लगी। वो काफ़ी दिनों से मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। विशाल ने इसे बेड पर बिठाया और इसके आंसू पोंछते हुए बोला, पागल लड़की, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हें परेशान कर रही थी? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था? सुमित्रा ने सिसकते हुए कहा, मुझे भय था कि आप क्रोध करेंगे। विशाल ने इसके माथे पर चुम्बन दिया और सरगोशी की, मेरा क्रोध संसार के लिए है, तुम्हारे लिए सिर्फ विशाल का प्रेम है। आज के बाद कभी खुद को तन्हा मत समझना। क्षण सुमित्रा को शिद्दत से एहसास हुआ, ये पत्थर का नजर आने वाला जिम्मेदार दरअसल इसके लिए मोम से ज़्यादा नरम है। वो व्यक्ति जिसे वो अपने जीवन की सबसे बड़ी सज़ा समझ रही थी, वही इसकी सबसे बड़ी शरणगाह साबित हुआ था। इसके बाद काफ़ी देर तक इन दोनों के दरमियान गहरी शांति छाई रही थी। सुमित्रा जैसे इसे सच बताने की हिम्मत कर रही थी। सुमित्रा ने एक गहरा सांस लिया, अपने अंदर की सारी उधेड़पन को झटका और निहायत धीमे लहजे में गोया हुई, विशाल, जिस रात हमारा विवाह हुआ था, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। इसने नदामत से अपनी आंखें झुका ली और इसके सूट के बटनों को उंगलियों से छेड़ने लगी। मुझे मासिक धर्म नहीं थे, मैं बस आपकी शिकस्त, आपके रोब और इस अचानक बनने वाले संबंध से बुरी तरह खौफज़दा थी। मैं बस आपकी शख्सियत, आपके रोब और इस अचानक बनने वाले संबंध से बुरी तरह खौफज़दा थी। मुझे लगा था आप मुझसे मेरे भाई का बदला लेंगे, इसलिए मैंने वो झूठा बहाना बनाया था ताकि आपसे दूर रह सकूं। और मुझे ये भी लगा था कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। विशाल के लबों पर एक वजह मुस्कान रेंग गई, जैसे वो इस झूठ से पहले ही वाकिफ था। इसने सुमित्रा की थोड़ी थाम कर इसका चेहरा आहिस्ता से ऊपर उठाया। तुम्हें क्या लगता है सुमित्रा कि विशाल राठौर इतना नादान है? मैं तुम्हारी आंखों में छुपा भय इसी रात पड़ चुका था, इसीलिए खामोश रहा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओ। सुमित्रा ने इसकी आंखों में देखते हुए बात जारी रखी, मगर आज जिस तरह आपने पूरी दुनिया और पूरे परिवार के सामने मेरा मान रखा है, मुझ पर वो विश्वास किया जिसकी मैंने कभी आशा नहीं की थी, इसने मेरे हृदय के सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं। अब मेरे पास भागने की कोई वजह नहीं रही। अब मैं इस बंधन को अपनी पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। विशाल ने इसे करीब करते हुए इसके कान के पास अपनी भारी आवाज़ में सरगोशी की, चलो अब मैं भी तुम्हारी कोई गलत फहमी दूर करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है सुमित्रा
कि मैंने ये विवाह सिर्फ परिस्थितियों के दबाव में किया था। इसके लहजे में तपिश थी। तुम्हें याद है 1 साल पहले जब तुम नगर के इस बड़े मॉल में अपनी सहेलियों के साथ आई थी? तुमने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था और तुम किसी बात पर बेसाख्ता हंस रही थी। तुम इस भीड़ में किसी चमकते सितारे की तरह थी। मैंने तुम्हें वहीं पहली बार देखा था और अपना हरते वहीं हार बैठा था। सुमित्रा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसे वो दिन याद तो था, मगर ये कल्पना भी नहीं किया था कि कोई इसे इस तरह देख रहा था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा सुमित्रा, विशाल ने इतराफ़ किया। इसके हाथों की गिरफ्त सुमित्रा की कमर पर मजबूत हो गई। नगर के चप्पे चप्पे में, हर यूनिवर्सिटी और हर जगह मैंने तुम्हें तलाश किया, मगर तुम जैसे गायब हो गई थी। फिर जब मेरी बहन ने समीर से विवाह की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं इनकार नहीं कर सका। मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं जानता था कि इसे हवेली का माहौल पसंद नहीं है। मैं इसे वैसा ही जीवन देना चाहता था जैसा इसे पसंद था। इसीलिए मैंने इसका विवाह समीर से करवा दिया और बदले में तुमसे विवाह का मांग किया, ताकि समीर की तुम्हारी शादी के हवाले से चिंता दूर कर सकूं। और फिर जब मैंने तुम्हें सुहाग रात में देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया, जिसे मैंने अपने मस्तिष्क के किसी कोने में नक्श कर रखा था। वो मेरे सामने आ गई थी। सुमित्रा ये सब सुनकर शशतर रह गई। वो व्यक्ति जिसे वो अब तक एक कठोर जिम्मेदार समझती थी, वो तो अरसा दराज से इसका हसीर था। इसके हृदय में विशाल के लिए समान और बेपनाह प्रेम की एक नई लहर उठी थी, जिसने इसके तमाम साबका घाव भर दिए थे। इससे मुस्कुराते हुए गर्दन विशाल के मजबूत कांधों पर रख दी और अपनी आंखें मूंद कर खुद को मुकम्मल तौर पर इसके मुंह अधिकार में दे दिया। विशाल ने इसे प्यार से समेट लिया। इस रात वो दोनों एक दूसरे में मुकम्मल डूब गए थे। सुमित्रा बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। दूसरी तरफ अनन्या भी अपनी मर्जी का जीवन समीर की हमराही में गुजार रही थी। कुछ साल बाद नगर के एक शानदार और प्रशांत बंगले के सब्जाजार में सूर्या की सुनहरी किरणें बिखर रही थी। सुमित्रा बालकोनी में खड़ी अपने सामने फैले सुंदर दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसका बड़ा भाई समीर अब असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर पूरी ईमानदारी से फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और इसके पहलू में खड़ी अनन्या के चेहरे की प्रसन्नता इस बात की साक्षी दे रही थी कि वो हवेली के कठिन ज़दा माहौल से निकलकर अपने पति के साथ एक सुखी जीवन बिता रही है। इसी क्षण पीछे से मजबूत बाहों ने सुमित्रा को अपने घेरे में ले लिया। विशाल ने अपनी थोड़ी सुमित्रा के नाजुक कांधे पर टिकाई और इसके बालों में अपने लब रख दिए। इसके लम्स की तपिश आज भी सुमित्रा के रगों पे में वही पुरानी चिड़चिड़ी दोहरा गई। किन विचारों में खोई हुई हो जिम्मेदारनी साहिबा? विशाल की भारी और रूपवान आवाज़ इसके कान के समीप गूंजी। सुमित्रा ने पीछे मुड़कर अपने पति के मछिया चेहरे को देखा, जहाँ वो पहले वाली कठोरता और करूरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बेपनाह प्रेम और सम्मान झलक रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि जीवन भी कितना अनिश्चित होता है। सुमित्रा ने विशाल के सीने पर हाथ रखते हुए कोमलता से कहा, एक समय था जब मैं आपको अपना सबसे बड़ा शत्रु और इस विवाह को अपने लिए एक कठिन सज़ा समझती थी। मुझे लगता था कि आप एक पत्थर के बने हुए ज़िम्मेदार हैं जो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मगर आज आप ही मेरे जीवन के सबसे बड़े शरणगाह बन चुके हैं। विशाल के लबों पर वही दिल फरेब और फातिहाना मुस्कान रेंग गई। इसने सुमित्रा के हाथ को अपने दिल पर रखा, जहाँ इसकी धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था सुमित्रा, विशाल राठौर का क्रोध सिर्फ संसार के लिए है, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए समर्पित है। तो मेरी वो मांग थी जिसे मैंने भगवान से हर दुआओं में मांगा था। तुम मेरे इस हृदय की रानी हो। हवेली के पुराने दिन
फौजिया बेगम की साजिशें और माजी के तमाम ख्वाब अब एक धुंधले स्वप्न की तरह मिट चुके थे। विशाल ने न सिर्फ गांव की परंपराओं को बदला था, बल्कि सुमित्रा को जिम्मेदारी का वो सचमुच का एहतराम दिया था जिसकी वह अधिकारी थी। गांव की तमाम औरतें अब सुमित्रा को अपनी सच्ची मुहाफिज मानती थीं। विशाल ने धीरे से सुमित्रा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और इसके माथे पर एक गहरा चूमा दिया। क्या अब भी तुम्हें मुझसे कोई शिकवा या भय है? इसने शरारत भरी नज़रों से सुमित्रा की आंखों में झांका। सुमित्रा ने नफ़ी में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपना सर विशाल के चौड़े सीने पर टिका दिया। इसके लबों से एक पुरसकून सांस निकली। तमाम कठिनाइयों, नादानियों और झूठ के अंधेरों को पार करने के बाद इनका संबंध अब विश्वास, समान और अनंत प्रेम की ऐसी किरण बन चुका था जो हमेशा के लिए इनके जीवन को रोशन रखने वाला था। वो दोनों एक दूसरे की आगोश में मुकम्मल तौर पर समाये हुए अपने नए और खूबसूरत भविष्य की तरफ कदम बढ़ा चुके थे।